छोटे छोटे क्वेश्चंस, एक एक दो दो नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम फिर देखते हैं। वैसे ये पहले भी बता चुका हूँ, इस क्वेश्चन को फिर रिपीट करते हैं। फिजिक्स भौतिक विज्ञान में निम्न में निर्वात में किसका वेग सर्वाधिक होगा? तो ध्यान रहे, अवरक्त तरंगें, परावैगनी तरंगें, दृश्य तरंगें, ये सभी तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं और विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग एक समान होता है, तो इन सभी का वेग एक समान होगा, ये ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बीटा किरणें हैं, बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन होती हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया विद्युत चुम्बकीय तरंग को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए, तो आप इस चित्र को देख सकते हैं। ये चुम्बकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, और ये ईबी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इस प्रकार से आप इस चित्र को याद रखें। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के कोई दो ऐसे गुण लिखिए जो विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के सभी भागों के लिए सत्य हों। तो देखिए सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं प्रकृति में अनुप्रस्थ होती, ध्यान रखना, और इन सभी की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, इसको आप याद कर लें। अब देखिए 10⁻14 मीटर तरंग दैर्ध्य की गामा किरणें, 10⁻8 मीटर तरंग दैर्ध्य की परावैगनी किरणों तथा 6800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के लाल प्रकाश के लिए कौन सी भौतिक राशि समान है? तो ध्यान रहे इन सब का निर्वात में वेग एक समान होता है, क्योंकि गामा किरण है, चाहे आपकी जो है परावैगनी किरण हो, चाहे लाल प्रकाश हो, ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं, देखो ये, और इन सभी की चाल एक समान होती है। अब ये क्वेश्चन है जैसे एक्स किरणों पर वैद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि जो एक्स किरणें हैं ये वैद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, इसलिए इन पे विद्युत हो अथवा चुम्बकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको याद करवा रखा है ये वाला, और इसलिए आप इसे अच्छी तरह से देख लें। देखिए ये जो किरणें हैं इनको आपने जो है तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में लिखना है। तो तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में क्या है, सबसे पहले अवरक्त किरणें आएंगी, परावैगनी किरणें आएंगी, फिर एक्स किरणें आएंगी, गामा किरणें आएंगी, ठीक है ना। और घटती आवृत्ति के में अगर लिखना हो तो सबसे पहले ही किरणें आएंगी, गामा किरणें, फिर एक्स किरणें, फिर परावैगनी, फिर अवरक्त किरणें। ये आप याद कर लेना ढंग से। वैसे नीचे का ये क्वेश्चन में पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगें, गामा तरंगें, यूवी किरणें तथा रेडियो तरंगों को आवृत्ति के आरोही क्रम में लिखिए। इस क्वेश्चन को याद कर लेना, ये पूरा लिखा रखा आपको। तो आवृत्ति के घटते क्रम में, आवृत्ति के आरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो आप इनको इस प्रकार से याद कर लेंगे, रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, यूवी तरंगें, एक्स किरणें, गामा किरणें। गामा किरणें होती हैं ये भी तरंगों की जगह पे, इन्हें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य एक्स किरणों से अधिक तथा दृश्य से कम होती है? तो परावैगनी तरंग, ध्यान रखना, आपको बता रखा है, याद रखें, गामा किरणें, एक्स किरणें, फिर परावैगनी किरणें आती हैं, फिर प्रकाश किरण तरंगें आती हैं, उसके बाद अवरक्त, ये सब लिखा रखा आपको, याद ध्यान रखना इसका। देखिए ये क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की 4 विशेषताएं, 2 विशेषताएं पहले ही बता चुके हैं आपको, जैसे ये प्रकृति में अनुप्रस्थ होती हैं, इन सब का वेग एक समान होता 3 × 10⁸। फिर आप तीसरा जो है ये 8 मीटर पर सेकंड इनका वेग होता है। तीसरा आप ये याद कर सकते हैं, इनकी ऊर्जा वैद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों में बटी रहती है, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये इसमें आ जाएगा। फिर आप चाहें तो इन्हें याद कर लें, या फिर इस चौथे को आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे इन तरंगों में वैद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र के वेक्टर परस्पर तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते रहते हैं। इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, ये आपको बता चुके हैं। उपयोग देख लीजिए, ये उपयोग भी आपको बता रखे हैं, इन दोनों को देखिए, वीडियो पॉज करके पढ़िए इसको, ये आपको बता चुके हैं। एक क्वेश्चन ये है, किन्हीं 2 वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के नाम तथा इनके उपयोग लिखें। तो 2 वैद्युत चुम्बकीय तरंगें अवरक्त तरंगें हो गई, एक्स किरणें हो गई, गामा किरणें हो गई, ये भी लिख सकते हैं, परावैगनिक किरणें हो गई, इनका उपयोग जो है आप उन्हें याद करने हैं। अवरक्त तरंगें गुम चोट लगने पर पीड़ित अंगों की सिकाई करने में प्रयोग किया जाता है।
अवरक्त जो तरंगें होती हैं इनका उपयोग जो है नाइट विजन गूगल यानी रात्रि या कोहरे में देखने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग जो है अवरक्त तरंगों का उपयोग रिमोट में भी किया जाता है। इनका उपयोग एक्स किरणें आपको पता ही है, मानव शरीर में का एक्सरे लेने के लिए, टूटी हुई हड्डियों का एक्सरे लेने के लिए, और साथ साथ में जो है इनका उपयोग वैज्ञानिक शोध अध्ययन में भी किया जाता है। अब जैसे क्वेश्चन ये है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर परिवर्तित हो जाती है। ये आप याद रख लें। एक क्वेश्चन ये आ गया, कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी एवं क्षमता बताइए। ये कई बार पूछा जाता है। तो कांच की फोकस दूरी अनंत और क्षमता क्या हो जाएगी? 0। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो हमें पता है अवतल लेंस है तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, ऋण 5 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे तो ऋण 0.05। लेंस की क्षमता हमें पता है P बराबर 1/f यानी फोकस दूरी मीटर में, तो 1/, ये वैल्यू आ जाएगी हल करके ऋण 20 डायप्टर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, जैसे बीच में कई क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ दिए, बार बार रिपीट करवा रखे हैं आपको, तो मैं उनको वीडियो छोटा बने इसलिए सीधे और क्वेश्चंस पे आता हूँ। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। तो ध्यान रहे, व्यतिकरण के लिए सबसे पहले तो दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, सीधे यहीं तक, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर दोनों तरंगों की आवृत्तियां तथा तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए, नंबर 2। नंबर 3, प्रकाश तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए। तो याद रखें इनको, ठीक है। और नंबर 4, प्रकाश के दोनों स्रोतों के बीच दूरी बहुत कम होनी चाहिए। नंबर 5, दोनों प्रकाश स्रोत बहुत पतले होने चाहिए। इनको याद कर दीजिए वीडियोस रिपीट करके। अब देखिए, ये हम सब पहले ही पढ़ चुके हैं बार बार। फोटोन का गतिज द्रव्यमान तथा विराम द्रव्यमान कितना होगा? तो फोटोन का गतिज द्रव्यमान होता है h/c लैम्डा m बराबर, और विराम द्रव्यमान आपको बताए रखा वो 0 होता है, यानी जैसे ही फोटोन रुक जाता है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यफलन किसे कहते हैं? कार्यफलन याद कर दें, याद होगा आपको। अब देखिए, देहली आवृत्ति भी आप याद कर लीजिए। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये सिद्ध करना भी सिखा रखा आपको, और ये आप याद कर लें कि क्या क्या है। E = ½mv² मैक्सिमम h न्यू माइनस न्यू नॉट, ये उत्सर्जित फोटोन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए है। और ये जो विभिन्न संकेतांक हैं इन क्या क्या प्रदर्शित करते हैं यहाँ लिखे, इनको भी याद कर दें, ये कई बार बता दिया। अब एक ये क्वेश्चन है, ये भी मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहे हैं इसे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव से प्रकाश की किस प्रकृति का ज्ञान होता है? तो प्रकाश की कण प्रकृति का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, 20 एंगस्ट्रम 5 एंगस्ट्रम की एक्स किरणों की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो अब आप देखिए इनका जो अनुपात होगा, अब हमें पता है गामा एक्स किरणों की जो फोटोन ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा का स्रोत होता है E बराबर hc/λ। तो आप देखिए HC तो दोनों के लिए बराबर होगा। एक बार लैम्डा का मान पहले 20 रखिए, फिर लैम्डा का मान 5 रखिए, ठीक है ना। फिर ये आ गया ना, E1 बराबर hc/20 एंगस्ट्रम रख लेंगे, और E2 बराबर hc/5 एंगस्ट्रम रख लेंगे। अब इनका अनुपात लेना है तो E1/E2, इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आएगा हल करके? 5/20, तो बराबर 1/4, तो 1:4 आ जाएगा सीधे, ये आप याद कर लेंगे। अब है द्रव्य तरंगें क्या होती हैं, आपको बता रखा है। गतिमान द्रव्य कण से संबद्ध तरंगें द्रव्य तरंगें कहलाती हैं, और लैम्डा h/p या m भी इसका तरंग दैर्ध्य होता है। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से क्या तात्पर्य है? तो अभी आप देख रहे हैं जो द्रव्य तरंगें हैं वही डी ब्रोगली तरंगें हैं। तो किसी गतिमान द्रव्य कण से संबद्ध तरंगें द्रव्य तरंगें कहलाती है, इन्हीं को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। अब देखिए, बोर के परमाणु मॉडल को हमने अच्छी तरह समझा है, मैंने आपको बता रखा है। मैं उस बोर के परमाणु मॉडल को फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ।
स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के लिए बोर का क्वांटम प्रतिबंध क्या है? J इज इक्वल टू NH/2 J या L, कहीं L लिखते हैं कहीं J लिखा है, तो NH/2 जहाँ H प्लांक नियतांक है। ठीक हो गया, इससे भी आप याद कर लें, ये क्वेश्चन है। फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग के 2 महत्वपूर्ण निष्कर्ष लिख लें, आता कई बार है। तो फ्रैंक हर्ट्ज के परमाणु के प्रयोग से परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं परमाणु, ठीक है, और विभिन्न तत्वों के परमाणु के ऊर्जा स्तर भिन्न भिन्न होते हैं, ये आप याद रख लेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसकी रेखाएं दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में दृश्य में बामर याद रखना आप। और जो ये बामर है, लाइमन है, लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है, और जो बामर श्रेणी है वह जो है दृश्य क्षेत्र जो बामर है वह दृश्य क्षेत्र में पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल तथा बोर के परमाणु मॉडल में 2 अंतर लिखें। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार देखिए जो लिखा है, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, जबकि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग H/2 होता है का पूर्ण गुणा। रदरफोर्ड ने कहा कि सभी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और बोर ने कहा केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग H/2 होगा, पूर्ण गुणज होगा, ठीक है। दूसरा, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति में ऊर्जा उत्सर्जन के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। यानी रदरफोर्ड मॉडल ये नहीं कहता कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर तो उनकी ऊर्जा किस प्रकार से उत्सर्जित होती है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है, जबकि बोर मॉडल इसके बारे में जानकारी देता है। बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही परिक्रमण करते हैं जिन्हें स्थायी कक्षाएं कहते हैं। इन कक्षाओं में परिक्रमण करते हुए ध्यान रखना, परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, ये ध्यान रखना। ऊर्जा का उत्सर्जन तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में ट्रांजिशन करता है। ये अभी हमने जो है ये क्वेश्चन पहले रिपीट हुआ, इसके 2 भाग, ये याद रखना। हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो श्रेणियां कौन कौन से मिलती है और उनके क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट फुंड। लाइमन पराबैंगनी क्षेत्र में, बामर दृश्य क्षेत्र में, पासन ब्रैकेट फुंड अवरक्त क्षेत्र में मिलता है।